तो दोस्तों नमस्कार भाई, स्वागत है आपका आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। और एनसीईआरटी सीरीज़ हमारी तीसरा ये यूनिट हमारा, और इसके माध्यम से हम लोग एक और महत्वपूर्ण पड़ाव को पार करने जा रहे हैं। क्लास 6 का ये यूनिट नंबर 3 होने वाला है, पॉलिटिकल साइंस। अगर आपका विषय है तो आप इसको किसी भी एग्जामिनेशन के लिए पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं। इसमें हम लोग एनसीईआरटी के बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल में समझते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। और एनसीईआरटी जो एक फाउंडेशन माना जाता है, जो एक आधार माना जाता है, बहुत सारी प्रिपरेशन, बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उनके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को इस सीरीज के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। तो तीसरा ये वीडियो है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को कवर करते क्लियर करते हुए चलिएगा। हम लोगों का जो इसमें पहला हम लोगों ने पार्ट किया था वो डाइवर्सिटी था, दूसरा गवर्नमेंट था, तीसरा हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। एक और पार्ट क्लास 6 में बचा हुआ है, वो है लिवलीहुड, और इसका वीडियो आपको अगले दिन देखने को मिलेगा। फिलहाल में अभी हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे लोकल गवर्नमेंट के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में, जहाँ पर हम लोग पंचायती राज को भी देख रहे होंगे, जहाँ पर हम लोग रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को भी देख रहे होंगे, जहाँ पर हम लोग अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को भी देख रहे होंगे। कंप्लीटली लोकल गवर्नमेंट और उसके एडमिनिस्ट्रेशन और उसके प्रशासन से संबंधित आज के इस वीडियो में चर्चा होने जा रही है। ठीक है, एक तरफ से देखते चले जाइए। कहीं पर कोई दिक्कत, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है, वहां पर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो हर एक क्लास की जो एनसीईआरटी है वहां पर प्रियम्बल का फोटो लगा हुआ है। बिल्कुल आपको याद रखना है कौन कौन से टर्म्स, कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की इक्वालिटी, किस तरीके से अपने एक एक कॉन्सेप्ट्स को पे यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, बार बार पूछा जाता है। इस वजह से हर क्लास में आपको इसका स्क्रीनशॉट हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं यूनिट नंबर 3 लोकल गवर्नमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि भाई हमारे पास में एक मोदी जी हैं, है ना, जो सेंट्रल लेवल पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दूसरे लेवल पर हमारे पुष्कर सिंह धामी हो गए, या फिर योगी आदित्यनाथ हो गए, या फिर मोहन यादव हो गए। अलग अलग प्रकार के मुख्यमंत्री जो हैं वो वहां पर आते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के मुख्यमंत्री उसमें फिर रूल करते हैं, उसके माध्यम से वो चीजें लेकर के चलते हैं, और वो प्रशासन केंद्र में और राज्यों में बटा होता है। लेकिन इससे भी एक निम्न स्तर, इससे भी एक लोअर स्तर पर एक और प्रशासन व्यवस्था होती है, जो कि लोकल गवर्नमेंट की होती है, स्थानीय प्रशासन की होती है। स्थानीय प्रशासन क्या करता है, किस तरीके से करता है, और कैसे कैसे वो विभाजित है, वो हमें इस यूनिट में पढ़ना होगा। स्थानीय प्रशासन की अगर बात करें तो इसको हम लोगों ने पूर्णतः अगर संवैधानिक बनाने की बात करें तो हम लोगों ने ये प्रयास कई बार किए, लेकिन ये प्रयास पूरी तरह से कार्यरत हो पाए या कागजों में आ पाए थे 1992 में। हाँ, ये मानते हैं कि भाई जितने भी सब्जेक्ट इसमें लिखे हुए थे वो सारे के सारे नहीं इंक्लूड हुए, लेकिन फिर भी संवैधानिक दर्जा लोकल गवर्नमेंट को 1992 में मिला, 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन। बाकी कहानी आपको पता है। ठीक है, पूरी प्रक्रिया में हमें यहाँ पर पंचायती राज चैप्टर नंबर 5 में दिया गया है, उसके बारे में देखना होगा। पंचायती राज जैसे ही आप नाम सुनते होंगे, आपको पुराने जमाने की मूवीज याद आती होंगी ना, कि यार पंच साहब बैठे हुए हैं, जनता उनको सुन रही है, वो फैसले सुना रहे हैं, थोड़े बहुत जस्टिस के राइट्स भी उनके पास में है, इस तरीके से वो काम कर रहे हैं। मतलब पंचायती राज बेसिकली अगर आप देखें तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर आपको कुछ जो जरूरत की जो चीजें हैं, जैसे सड़क बनवाने देना है, छोटे लेवल पर जो सड़क नाली का निर्माण होना है ना, बिजली की व्यवस्था, गांव के ग्रामीण के स्तर पर जो बिजली की व्यवस्था, छोटी छोटी समस्याएं जो आम जनमानस की डेली जो दैनिक कार्यों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनके बारे में ये आपको सुझाव देने का काम करते हैं। उनके बारे में ये नीतियों को निर्धारित करने का, उनके बारे में ये नियम कई बार भी बनाते हैं, और कई बार इनके बारे में, इनसे रिलेटेड वो कर भी वसूलने का काम करते हैं। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया। पंचायती राज एक ऐसा सिस्टम है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे। अच्छा, ये कई बार ऐसा देखने को मिलता है, यार इसकी शुरुआत तो हम लोगों ने याद कर लिया है, एकदम रट्टा मार लिया है कि राजस्थान के, है ना, 2 जिले हैं, है ना। उसके बाद में, है ना, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आपको पूरी तरह से प्रतिभाग करते रहना है। पहली बार पंचायती राज शासन कहाँ पर आया था भारत में, वो आपको जिलों के नाम बताने होंगे। दूसरी बार कहां पर आया था, वो राज्य का नाम और जिले का नाम भी आपको बताना होगा। कमेंट सेक्शन आपके पास में है, आपके पास में अच्छा खासा काम आज रहेगा पूरी की पूरी क्लास के माध्यम से। ठीक है, तो पंचायती राज एक ऐसी व्यवस्था है जो कि लोगों से प्रशासन को जोड़ने का काम करती है, एज अ लिंक वो काम करती है। इसके माध्यम से एक ग्राम सभा हो गई, तो वहां पर तो सारे लोग जितने भी लोग हैं उसमें प्रतिभागी हो जाते हैं, है ना। 18 वर्ष से ऊपर आप हैं तो आप इसमें वोट देते हैं, और उसके माध्यम से अपने प्रधानों और अपने
लोकल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन को आप सशक्त बनाते हैं, चुन करके लेकर के आते हैं, वो आपके लिए 5 सालों तक नीतियां बनाते हैं। ये प्रोसेस ऐसे चलता है, ठीक है। तो लोक प्रशासन जो हमारा, ये एक तरह से ये जो व्यवस्था, ये जो लोकल प्रशासन है, ये उत्तराखंड का स्पेसिफिक पार्ट होता है, जो कि हम लोगों को अभी आने वाली क्लासेस में एप्लीकेशन पर देखना है, पढ़ना है, समझना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो काम है वो क्या है? जैसे अब देखिए, रोजगार सृजन करना है, मनरेगा जैसी जो स्कीम्स होती हैं वहां पर आप देखिए, है ना, तो रोजगार है। अब देखिए यहाँ पर आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वाटर सेट मैनेजमेंट एक ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पर, जिसके माध्यम से एक जो सूखा बैरन स्लोप हुआ करता था, अब वो एक ग्रीन मेडो के रूप में यहाँ पर डेवलप हो रहा है, ग्रीन हरियाली एक यहाँ पर आ रही है। तो इसके माध्यम से गांव की सुंदरता या लोकल लेवल पर मतलब एक तरह से जो ब्यूटी है उसको इनक्रीज कर, उसको यहाँ पर इनबिल्ट करना, उसको यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूव करना, उसको यहाँ पर लोगों के लिए वो जो स्तर है, क्योंकि भाई आप जो वहां पर जुड़े हुए लोगों के साथ में अगर काम करा रहे हैं तो वो उसे अपना मान के करते हैं। ये अपनापन यहां पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, मीनिंग क्या है पंचायती राज सिस्टम की? तो देखिए, सबसे पहले आपको अगर बताएं, पंचायती राज एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विलेज में स्थापित की जाएगी। स्थानीय स्वशासन, स्वशासन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बहुत सारी पावर्स के साथ में ये अपनी ही एक ऑटोनॉमी बना करके चलता है। इसमें गांव के लोग स्वयं निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। ये अपने आप में एक प्रशासन व्यवस्था चल रही है जहां पर गांव के जो लोग हैं वो स्वयं निर्णय के लिए जाने जाते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर है। और अपने क्षेत्र के विकास से संबंधित जो कार्य हैं, जैसे भैया प्रधान जी के पास जाएंगे और कहेंगे हमारा एक खड़ंजा बनवा दो, है ना, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग प्रकार की मांगे हैं, और वो लोगों के हिसाब से वो मांगे डिसाइड करी जाती हैं, उसके आधार पर उनका निर्धारण होता है, और उसके माध्यम से ही फिर सारी चीजें देख करने को, सुनने को मिलती हैं। अगर इसमें हम लोग देखें तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोकतंत्र को मजबूत करने का, लोकतंत्र को लोगों का तंत्र बनाने में सबसे बड़ी जो भूमिका है वो पंचायत की होती है। क्योंकि ये प्रशासन जो ऊपर लेवल पर चल रहा है, मोदी जी योगी जी के लेवल पर जो चल रहा है, उसको वो थोड़ा सा सरल बनाते हैं उन आम लोगों के लिए, जो कि वास्तविक में उन मतलब एक तरह से होता है ना यार, भारत में जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है ना, तो वे व्यवस्था जो हमारे धरातल पर, हमारी जमीनी स्तर पर पहुंच पाए, वो काम करता है लोकल गवर्नमेंट। क्योंकि इससे सरकार लोगों के करीब आ जाती है। यहां पर बेसिकली ये है कि हमें जितना ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये मेरी सरकार है, ये मेरा देश है, एक अपनत्व की भावना या फिर एक सेंस ऑफ इंटीग्रिटी या एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर रहेगी कि यार हमें ऐसे अपने एरिया को सुधारना है, तो वो काम यहाँ पर किया जाता है, जहां पर लोग और प्रशासन मिल करके काम करके अपने एक छोटा क्षेत्र होता है, लेकिन उस छोटे क्षेत्र को वो आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और उसके लिए सरकार प्रोत्साहन भी अलग अलग माध्यमों से देती है, ठीक है। तो अगर मान लो ये लोकल गवर्नमेंट ना हो तो क्या नुकसान होगा? तो भारत जैसे एक विशाल देश है, हम लोग भारत का एग्जांपल लेंगे, जिसमें बहुत सारे गांव हैं। अब गांव में केंद्र या राज्य सरकार के हर एक लेवल पर क्या जा करके समस्याओं का समाधान कर सकती है? योगी जी जाएं गांव गांव कर घूम करके वहां पर समस्या का समाधान कर रहे हैं, क्या कर पाएंगे? वो तो खैर राज्य के लेवल पर भी नहीं कर पा रहे हैं बेरोजगारी की समस्या का समाधान, लेकिन उसके बाद भी एक विशाल देश है, जमीनी स्तर पर बहुत सारी छोटी छोटी जरूरतें हैं। हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए राज्य प्रशासन या फिर केंद्र का प्रशासन वहां पर चीजों को सुचारू रूप से नहीं कर पाएगा। इस वजह से इनकी प्रासंगिकता थोड़ी सी बढ़ जाती है लोकल गवर्नमेंट की। तो इसलिए गांव स्तर की समस्याओं को हल करने के लिए स्थानीय सरकार बनाई गई हैं, ऑटोनॉमस स्थानीय सरकार है, जो कि वहां के लोगों की डिमांड्स के अकॉर्डिंग ही काम करती हैं। तो ये व्यवस्था भारत ने की, और इसी की वजह से हमें मतलब एक तरह से लोकल गवर्नमेंट जो है उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता महसूस होती है, और लगातार इस पर काम भी होता है, लगातार इसको इन्वॉल्व भी किया जाता है, इसमें हम लोग रहते हैं, संलिप्त रहते हैं। चीजों को बेहतर करने में प्रशासन या लोक जो हमारी स्थानीय सरकारें हैं उनके साथ में मिल करके हम लोग काम करते हैं, ज्यादातर उस ये एक व्यवस्था देखने को मिलती। हालांकि अभी वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो जो ये सरकार या फिर सरकार की कोई इकाई भी है ना, वो लोगों से थोड़ा सा दूर होती हुई दिखाई पड़ी है। हाल ही का जो एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है वहां पर ये दूरी देखने को मिले। फिर भी अगर ओवरऑल देखेंगे तो वहां पर समस्या। अच्छा, स्थानीय सरकार जो है वो सड़क बनाना, पीने का पानी
मुहैया कराना या फिर सफाई करना या फिर गांव के विकास से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं, जैसे मान लीजिए रोड लाइट लगवाना हो गया, बिजली का कनेक्शन देना हो गया, छोटी 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 चीजें जो है वो वहां पर वो उसके साधन अवेलेबल करा देती हैं, रिसोर्सेज वो अवेलेबल करा सकती हैं। ये यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें पीने का पानी का मतलब क्या हो गया भाई? आरओ वाटर जो है वो घर घर जल की जो व्यवस्था केंद्र सरकार चलाती। अच्छा, केंद्र सरकार योजनाओं को लागू कर रही है, लेकिन उनको अगर आप ग्राउंड के लेवल पर उन्हें क्रियान्वित करना या उनको ग्राउंड के लेवल पर उस चीज पर काम करने की अगर बात आएगी तो वहां पर लोकल गवर्नमेंट का ही नाम याद आएगा। ठीक है। अच्छा, इसी में आप बाइफरकेशन करते हुए चलेंगे तो सबसे पहले एक आ जाता है ग्राम सभा, जहां पर ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण संस्था के रूप में जानी जाएगी, जहां पर 18 वर्ष के जितने भी लोग उस गांव में, 18 वर्ष या उससे ज्यादा के जितने भी लोग उस गांव में रह रहे हैं, वो उस ग्राम सभा के भाग माने जाएंगे, उसके वो सदस्य ऑलरेडी माने जाते हैं। तो सबसे जो बेसिक इकाई एक माना जाए, अगर सबसे जो निम्न स्तर पर रहने वाली इकाई है वो ग्राम सभा है, ये आपको ध्यान रखना। ग्राम सभा के बारे में एक पॉइंट ये है कि भाई ये समस्याओं पर चर्चा करेंगे, किसकी? गांव की समस्या पर चर्चा करेंगे, विकास की योजनाओं को मंजूरी देने का काम करेंगे और ग्राम पंचायत के कार्यों की भी ये निगरानी करेंगे। ठीक है। ग्राम पंचायत की कार्यकारी संस्था मतलब गांव की क्या हो जाएगी? ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में आप इसे मान सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ये एक कार्यकारी संस्था है, इसके सदस्य जो हैं वो गांव के लोगों के द्वारा ही आते हैं, है ना। तो एक हम लोगों ने देखा ग्राम सभा, ग्राम सभा के बाद में आता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत थोड़ा सा और क्रियान्वयन से संबंधित या कार्यकारी संस्था के रूप में आ जाएगी, है ना। तो ग्राम सभा के बाद ग्राम पंचायत में कौन आ जाएगा? तो उन्हीं ग्राम सभा, जो ग्राम सभा बनी हुई है जिसमें सारे 18 वर्ष से ऊपर के लोग सारे शामिल थे, वही मिलकर के ग्राम पंचायत का गठन कर देंगे और वो फिर आगे उसे हम लोग कार्यकारी संस्था के रूप में जानेंगे। ग्राम पंचायत के प्रमुख को सरपंच का सरपंच या प्रधान भी कहा जाता है। ग्राम पंचायत का जो प्रमुख है प्रधान जी, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हर जगह पर प्रधान जी के नाम से ये जाने जाते हैं, है ना। तो वहां पर इन्हें प्रधान जी कहा जाएगा। अच्छा, उसके बाद में आगे बढ़े तो ग्राम पंचायत जो है वो किस किस काम के लिए संलिप्त रहती है? तो जैसे रोड बनाना हो गया, सैनिटेशन की प्रॉब्लम, जो मतलब अपशिष्ट जल या जो एक तरह से जो गंदा पानी होता है उसका सबका व्यवस्था भी करना है। ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर भी, पीने का पानी भी ये मुहैया कराने के लिए जाने जाएंगे। स्कूल्स को भी कई बार चलाने में भी इनकी भागीदारी होती है। आप देखते होंगे जो प्रधान है वो एसएमसी और बाकी सारी जो विद्यालय की कमेटियां होती हैं उनमें भी प्रतिभागी होते हैं। हेल्थ के सेंटर्स भी चलाएंगे, सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, पीएससी जो गांव के लेवल पर होते हैं, उनको भी इन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। तो ग्राम पंचायत सड़क निर्माण से लेकर के सफाई व्यवस्था से लेकर के पेयजल की व्यवस्था भी कराना, विद्यालय और स्वास्थ्य के केंद्रों को भी आगे बढ़ाना, ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? ग्राम पंचायत की हो जाती है। रोल क्या है वो इसके बाद में पंचायती राज की एक महत्वपूर्ण विशेषता देखिए, बेसिकली यहाँ पर ये ध्यान में रखना होता है, पंचायती राज हो या कोई भी व्यवस्था हो, हम लोग अपनी आधी आबादी या आधी से थोड़ा बहुत कम ही मान लीजिए, लेकिन उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो विमेन का भी अच्छा खासा इसमें रोल रहता है। 1/3 जो सीटें होती हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित भी होती हैं। इसकी वजह से वुमेन जो है वो इसमें प्रतिभाग करने के लिए थोड़ा सा उनके अंदर भी इनकरेजमेंट आता है, ताकि वो लोग भी प्रशासन का भाग बन करके प्रशासन के प्रतिभागी बनना है ना। प्रशासन से भागना नहीं है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ये रिजर्वेशन 1/3 का दिया गया था। ठीक है। अच्छा, 3 लेवल होते हैं पंचायती राज के, एक हमारा ग्राम पंचायत के लेवल पर, एक पंचायत समिति के लेवल पर, एक हमारा जिला परिषद के लेवल पर, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल। पंचायती राज हमें याद रखना है कि ये गांव के स्तर पर काम आती है। पंचायती राज के बाद इसी का एक काउंटर पार्ट आता है नगर पालिका, जो कि शहरों में देखने को मिलती है, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है। तो ग्राम पंचायत को धन मिलता कहां से है? तो ये स्थानीय करों से मिलता है, मतलब ये टैक्सेस जो विलेज से कलेक्ट किए जाते हैं, एक तो पहला आय का स्रोत है। दूसरा, सरकार अनुदान देती है, उसके माध्यम से ऐसे किया जाता है, मतलब उन्हें पैसा मिलता है। उसके बाद में ये विकास योजनाओं के लिए मिलने वाली जो राशियां हैं, जो कि एक केंद्र लेवल पर कोई योजना आई, शौचालय निर्माण, उसको क्रियान्वित करते करते वहां पर पंचायत इन्वॉल्व हो जाएगी लोकल लेवल पर, वो जो पैसा आ रहा है उसके माध्यम से इनका भरण पोषण होता है। जो केंद्र की या राज्य की योजनाएं हैं उनके माध्यम से इन्हें राशि उपलब्ध होती है। तो 3 सोर्स इनके मुख्य माने जाते हैं। एक सरकार स्थानीय जो कर होता है वो पहला हो जाता है। दूसरा, गवर्नमेंट जो ग्रांट
ग्रांट देती है, अनुदान जो देती है वो हो जाता है। तीसरा जो है वो विकास योजनाओं में जो पैसा आता है वो भी इन्हीं के पास आएगा, वो भी एक आय का स्रोत इनके लिए हो जाएगा। और इसके बाद में ये जितने भी फंड है ना, ये विलेज के डेवलपमेंट के लिए यूज होने हैं। ऐसा नहीं कि प्रधान जी उससे फॉर्च्यूनर लेकर के आ रहे हैं ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो गांव के विकास के लिए यूज होने वाला पैसा है वो जो यहाँ पर आता है। ठीक है, तो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम ये करता है। इससे लोग जो है वो सीधे शासन से और शासन में भाग ले लेते हैं। स्थानीय समस्याओं का समाधान प्रभावी ढंग से इससे हो जाता है। पंचायती राज गांवों में स्वशासन की व्यवस्था देता है, जिसमें ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के माध्यम से लोग निर्णय लेने का काम करते हैं। तो इस तरीके से लोकल लेवल पर गवर्नमेंट काम करती है। अभी इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे इलेबोरेट करेंगे, थोड़ा सा गांव के लेवल पर अब इन समस्याओं को देखेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं दो लोग हैं जो कि आपस में लड़ने में जुटे हुए हैं, है ना। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, जो सारे ये जो चीजें हैं, उसमें आप देखिए पुलिस है, जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसका लेखा जोखा बना हुआ है पूरी तरह से। ग्राम के लेवल पर ये सारी चीजें जो हैं वो पंचायतों के माध्यम से कराई जाती हैं, मुहैया कराई जाती हैं। कभी कभी मान लीजिए कोई विवाद होता है तो वो प्रशासन के लेवल या पंचायत के लेवल पर, पंचायती प्रशासन के लेवल पर उसे डील करने की कोशिश की जाती है ना। पुलिस प्रशासन भी कई बार पंचायती प्रशासन के साथ में मिल करके काम इन मुद्दों पर करता है। राजस्व विभाग जो है, जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं तो राजस्व विभाग पंचायत के साथ में मिलकर के काम कर रहा होता है ना। तो यहाँ पर टूल्स हैं बहुत सारे पंचायत के पास में, पंचायत प्रशासन के पास में टूल्स हैं अलग अलग फॉर्म में जो कि दिए गए हैं, है ना। तो जैसे भूमि है, अगर मान लो कोई भी, अगर मान लीजिए कोई एक भूमि है, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई एक लैंड है, उसका एक रिकॉर्ड ऑलरेडी मेंटेन किया जाता है। उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, डिजिटलाइजेशन ऑफ दीज रिकॉर्ड्स ये बहुत मैंडेटरी चीज हो गई है जो कि अभी वर्तमान में हो रही है। चाहे वो उसका नक्शे से जुड़ी हुई अपडेट्स हो या फिर उनका जो मतलब एक तरह से जो पटवारी नाम का व्यक्ति होता है वो खसरा और खतौनी बनाने का ही काम करता है, जहां पर एक भूमि का संपूर्ण विवरण रहता है, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनका भी विवरण रहता है, कौन सा खाता संख्या है, कितना उसका एरिया है, कितना उसका नंबर है ना, एकड़ में एरिया कितना है, क्रॉप कौन कौन सी उसमें बोई जा रही है, या फिर वो क्या एक एग्रीकल्चर लैंड है, या फिर वो कॉमर्शियल लैंड है, या फिर वो रेजिडेंशियल एरिया है। हर एक प्रकार का विवरण यहाँ पर मौजूद होता है। ये भी पंचायत के लेवल और राजस्व प्रशासन मिल करके ये अवेलेबल कराते हैं। पटवारी के माध्यम से ये कार्य किया जाता है। भूमि का जो माप जोख है वो किसके माध्यम से, ये पटवारी के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप एक पिक्चर आप यहाँ पर देख पाएंगे, एनसीईआरटी में आपकी अवेलेबल है क्लास 6 की। तो इसमें लिखा हुआ है आई वांट अ प्लेस ऑफ माय ओन नॉट अ डाउरी। आपने देखा होगा महिलाओं को जो भी मतलब एक तरह से डॉटर जो है, जो उसको जो शादी के बाद में उसके पास में पिता की संपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई हक नहीं हुआ करता था, लेकिन बाद में ये चीज इनहेरिट या फिर एक तरह से जो आप कह लें वंशानुगत आधार पर जो प्रॉपर्टीज हैं उनका बंटवारा अब बेटों में और बेटियों में दोनों तरीके से, अगर अगर चाहती हैं बेटियां तो वो बंटवारे में हिस्सा प्राप्त कर सकती हैं, उसके लिए भी लगातार तो इंप्रूवमेंट हो रहा है। अलग अलग लेवल पर जो विवाद है उनको कम करने की कोशिश की जाती है, उन चीजों को क्रियान्वित करना या लोगों से जोड़ने का काम लोकल गवर्नमेंट कर देती है। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पर अगर हम लोग बात करें ये क्या होता है, तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली ग्रामीण का प्रशासन, गांव का प्रशासन है। गांवों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसे जाना जाता है। इसका इंपॉर्टेंस जो सबसे ज्यादा आता है कि भाई ये भूमि भूमि जैसे भूमि विवाद कोई हो गया तो उसको ये सुलटाने का काम करेंगे, उसको वो निपटाने का काम करेंगे। जमीन का स्वामित्व देने की बात अगर हो गई तो वहां पर भी यही आगे है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है तो वहां पर भी रूरल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन है। अच्छा, अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे सर पंचायत कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। पंचायत जो है रूरल लेवल पर जो भी काम हो रहा है, जैसे पुलिस व्यवस्था है वहां पर, फायर का थोड़ी बहुत व्यवस्था है वहां पर, उसके अलावा जो हमारा राजस्व की व्यवस्था वहां पर है ना। तो ये सारी चीजों का एक कोऑर्डिनेशन यहाँ पर क्रिएट किया जाता है जो कि रूरल गवर्नमेंट वहां पर ला करके देती है, और ये सुनिश्चित किया जाता है कि सरकार के जो नियम है और कानून है वो सही ढंग से लागू हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, है ना। इसको यहाँ पर चेक करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, लैंड कोई अगर डिस्प्यूट, अगर भूमि विवाद हो जाता है तो वहां पर भूमि विवाद सामान्य होते हैं गांवों में, क्योंकि जमीन आजीविका का मुख्य साधन वहां पर होता है। क्योंकि किसी ने किसी की जो फसल है उसको बर्बाद कर दिया, किसी का जो जानवर है वो दूसरे की फसल में चला गया, तो वो छोटे मोटे विवाद होते हैं, गांव के लेवल पर होते हैं। क्योंकि वहां पर जमीन को इतना ज्यादा प्रायोरिटी इसी वजह से दी जाती है क्योंकि जमीन ही मुख्य मात्र आय का स्रोत भी होता
होता है कई बार कई परिवारों का। ठीक है, तो स्वामित्व और सीमाओं और विरासत को लेकर के विवाद उत्पन्न होते हैं और उनका रिजोल्यूशन जो है वो गवर्नमेंट यहाँ पर करती है। ठीक है, प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और उसके माध्यम से किया जाता है। अगर मान लो कोई क्लेम भी कर रहा है तो हाँ, लैंड रिकॉर्ड निकाल लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा किसकी भूमि कौन सी है ना। तो इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर करी जाती है। इसमें एक और व्यक्ति आ जाता है जो कि रोल में, जिसका आपने लोगों ने कुछ दिन पहले एग्जाम भी दिया होगा बहुत सारे लोगों ने, पटवारी। अब ये पटवारी कौन है? तो पटवारी ग्रामीण प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। नाम है यहाँ पर अधिकारी, बहुत अधिकारी नहीं, बहुत पावर नहीं है इनके पास, लेकिन फिर भी भूमि का ये रिकॉर्ड बनाएंगे, जमीन के स्वामित्व से संबंधित जानकारी को ये सुनिश्चित करेंगे। तो मतलब आपकी एक तरह से कहते हैं ना कि यार, जो चिड़िया की जो गर्दन है ना वो पटवारी के हाथ में है। अगर आप भूमि से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो आपका सब कुछ जो है वो पटवारी, मतलब लीगल तरीके से पटवारी उस चीज को डॉक्यूमेंट करने का काम करता है। अगर डॉक्यूमेंटेशन में कहीं से कुछ उसको मिल गया तो आपका हो सकता है वो कमजोर कर दे, अगले का स्ट्रांग कर दे ना। तो ये व्यवस्था पूर्णतः डिपेंड करती है पटवारी पर। पटवारी खसरा और खतौनी दो चीजें बनाने का काम करता है, जिसके माध्यम से वो मतलब आपके लैंड रिकॉर्ड को वो मेंटेन करने का काम करता है ना। पटवारी भूमि का माप करता है, भूमि से जुड़े हुए जो रिकॉर्ड हैं उनको भी अद्यतन करने की कोशिश करता है। अब तहसील के लेवल के बाद थोड़ा सा और, तहसील के प्रशासन में हम लोग दूसरा जो नाम सुनते हैं वो तहसीलदार का सुनते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश की व्यवस्था देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास में लेखपाल होते हैं। लेखपाल के ऊपर राजस्व निरीक्षक होते हैं जो कि लेखपालों को गाइड करने का या उनको मॉनिटर करने का काम करते हैं। राजस्व निरीक्षक के बाद उसके ऊपर आते हैं तो नायब तहसीलदार हो जाते हैं। तहसीलदार के ही सबऑर्डिनेट हो गए नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार के ऊपर आते हैं तहसीलदार। यहाँ पर ये तहसीलदार आपको दिख रहे हैं, ज्यादातर ये सुपरवाइज करने का काम कर रहे हैं राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार और लेखपालों को, तीनों के ये एक टॉप पर बैठे हुए हैं, है ना। मोटा मोटा अगर आप समझने का इसमें कोशिश करें तो पटवारी के ऊपर आप तहसीलदार को मान लें। अगर एक सब डिवीजन नहीं है तो पटवारी को जो मैनेज करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो तहसीलदार कर रहे हैं। तहसीलदार ही मुख्य वहां पर उनको कंट्रोल करना, उनको रूल करने का काम करते हैं, उनको ऑर्डर देने का भी ये काम करते हैं। ठीक है, तो तहसीलदार पटवारी के कार्यों को निगरानी करते हैं। किसी भी क्षेत्र में भूमि रिकॉर्ड का सही से प्रबंधन यहाँ पर सुनिश्चित किया जाता है। इसके बाद तहसीलदार राजस्व संग्रह और प्रशासनिक मामलों को भी संभालने का काम करते हैं। और बाद में फिर एक पुलिस का भी रोल इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मान लो कहीं पर मारपीट हो गई, कहीं चोरी हो गई, कहीं कुछ भी कोई क्राइम हो गया है तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लोकल गवर्नमेंट के पास में पुलिस की भी व्यवस्था होती है। ठीक है, कोई भी विवाद अगर गंभीर हो जाएगा तो लोग पुलिस थाने के माध्यम से उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो वो भी एक व्यवस्था इसमें लोकल लेवल पर दी जाती है। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड क्या है भाई? अगर हमारे पास में भूमि है और उसका हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है तो क्या वो भूमि मेरी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, है ना। तो आपको सबसे पहले भूमि अगर कोई आप ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, या फिर आप कहीं बेच रहे हैं, या फिर पैतृक तरीके से आपको मिल रही है, तो आपको सबसे पहले उसका जो पेपर है उसे मेंटेन करना होता है। भूमि रिकॉर्ड आधिकारिक दस्तावेज होते हैं जो जमीन के स्वामित्व, सीमाओं और उपयोग की जानकारी देने का काम करते हैं। ये रिकॉर्ड विवादों को रोकने और पारदर्शिता को बनाए रखने में मदद देने के लिए जाने जाते हैं। सही ग्रामीण प्रशासन के लिए गांवों के लोग और सरकारी अधिकारियों के बीच में सहयोग बहुत ज्यादा आवश्यक है। कई बार विवाद का कारण भी ये बन जाता है ना, किसी ने किसी के खिलाफ में कंप्लेन कर दिया, अगला जो है वो अधिकारी जो है वो वहां पर उसके साथ में मिलकर के दूसरे के खिलाफ कार्रवाई कर देता है। अब अधिकारी के खिलाफ में लोग हो जाते हैं क्योंकि भाई किसी ना किसी का तो फेवर उसे करना ही पड़ेगा, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव, किसी का नुकसान तो होगा ही होगा, है ना। तो इस वजह से एक समन्वय बना करके रखना पड़ता है ऑफिशियल्स और विलेजर्स में। ये ग्रामीण प्रशासन में देखने को मिलता है। लोग नियमों का पालन करते हैं, समस्याओं की सही जानकारी होती है तो प्रशासन अधिक प्रभावी बन जाता है। तो कुल मिलाकर के जो हमारा चैप्टर 6 रहा वो इर्द गिर्द रहा ग्रामीण प्रशासन, गांवों में भूमि रिकॉर्ड के प्रबंधन, विवादों का निपटान, पुलिस के माध्यम से भी और लोकल लेवल पर भी पटवारी के माध्यम से जो दस्तावेज बनाए जाते हैं, इस सारी चीजों को यहाँ पर समेकित किया गया है इस वाले चैप्टर में। रूरल लेवल पर जो प्रशासन है या फिर रूरल लेवल पर जो रूल्स या जो नियम व शर्तें जो हम लोग बना सकते हैं या जिसे लागू करना होता है वो यहाँ पर सुनिश्चित किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चैप्टर इस तरीके से यहाँ पर खत्म होता है, चैप्टर नंबर 6। इसके बाद एक और इसमें चैप्टर दिया गया जो कि नगरीय प्रशासन से जुड़ा हुआ है। नगर में समस्या थोड़ी अलग है। जैसे गांव में हम लोग रोटी कपड़ा और मकान के लिए दौड़ रहे होते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे होते हैं। अर्बन में थोड़ा सा चीजें बढ़ जाती हैं, इनकम सोर्सेज हमारे बढ़ जाते हैं, रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड्स ज्यादातर लोगों के पास में होती हैं, आय के साधन वहां पर ज्यादा होते हैं।
होते हैं, इस वजह से अपना वो पेट भरने के लिए तैयार है। वहां पर जो जरूरतें हैं वो अलग प्रकार की हैं, उन पर बात कर लेते हैं, उनको भी समझ लेते हैं क्या क्या यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा ग्रामीण और जो रूरल है वहां पर एक डिफरेंस, एक कंक्लूजन आपको क्रिएट करना होगा। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है जो अर्बन हमारा जो ये नगरीय प्रशासन है या नगरीय स्वशासन की व्यवस्था हमारे संविधान के किस भाग में लिखी गई है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दूसरी चीज ये बतानी होगी कौन सा आर्टिकल है, 239 है, 242 है, जो भी आर्टिकल वहां पर है जो कि इससे संबंधित है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के, उसके बाय पार्ट भी आपको कमेंट सेक्शन में बताने होंगे। देखते हैं किसको किसको याद है। ठीक है, अब अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को समझ लेते हैं। देखिए, शहरी प्रशासन में अलग अलग प्रकार की चीजें भाई, वहां पर लोगों को पार्क चाहिए, वहां पर लोगों को पार्किंग की बहुत अच्छी सुविधा चाहिए, वहां पर लोगों को मूव करने, वहां पर लोगों को थोड़ा सा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छी अच्छी रोडें होनी चाहिए, बहुत अच्छे से बिजली व्यवस्था आनी चाहिए, क्योंकि डिपेंडेंसी वहां पर रिसोर्सेस पर बहुत ज्यादा होती है। वहां पर हम लोग डिपेंडेंट हैं, वहां पर हम लोग हर एक चीज खरीद करके खा रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए वहां पर लोगों को ये पता है कि पानी टैप खोलेंगे पानी आ जाएगा, उसके आगे की साइंस नहीं पता। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब हम यहाँ पर किसी के मतलब मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जमीनी चीजों से नहीं जुड़े होते हैं, ऊपर ऊपर की चीजों पर रहते हैं, वो फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मीनिंग क्या है इसका अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का, तो यहां पर शहरी प्रशासन उस व्यवस्था को कहेंगे जिसके माध्यम से सरकार जो है शहरों और कस्बों का प्रबंधन करेगी। क्या करेगी? सरकार जो है वो शहरों और कस्बों का प्रबंधन करेगी। इसमें ऐसी संस्थाएं और अधिकार शामिल होते हैं जो शहर में सार्वजनिक जो सेवाओं को बनाए रखने के लिए और समस्या का समाधान करने के लिए इन्हें जाना जाता है। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, शहरी प्रशासन जो है, वो व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए इसी व्यवस्था को जाना जाएगा। आप यहां पर देख रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट या फिर रिसाइकलिंग, ये सारी चीजें थोड़ा अलग लेवल पर हैं। गांव में वो चीजें खेती किसानी जमीन से ही जुड़ी हुई हुआ करती थी, लेकिन अब यहां पर चीजें वेस्ट मैनेजमेंट की बातें हो रही हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल करने की बातें हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बातें हो रही हैं, रोजगार के साधन को दिलवाने की बातें हो रही हैं। गांव में अगर आप देखेंगे तो रोजगार लोगों के पास कम से कम एक तो है ही, खेती जो है एक बहुत बड़ा रोजगार है, एक बहुत बड़ा आय का स्रोत भी है, सब लोग खेती कर रहे हैं उसके आधार पर चीज। लेकिन अर्बन लेवल पर वो रोजगार के अवसर तलाशने निकलते हैं, वहां पर शिक्षा का भी एक बेहतर लेवल है, वहां पर लोग जो हैं वो काबिल हैं, स्किल्ड हैं, लेकिन वो उन्हें रोजगार के अवसर तो चाहिए ही चाहिए होते हैं। नीड क्या है समझिएगा, बड़ी जनसंख्या है, कई जटिल समस्याएं हैं, जैसे कि यातायात बहुत बड़ी समस्या, कचरा प्रबंधन बहुत बड़ी समस्या, पानी की आपूर्ति और सफाई बहुत बड़ी समस्या है। इन सभी समस्याओं को व्यवस्थित रूप से अगर समझना है या फिर उनको हल करना है तो उसके लिए शहरी प्रशासन की आवश्यकता होती है। जैसे आप यहाँ पर इमेज में देख भी पा रहे हैं, शहरों में स्वच्छता और सुरक्षा और विकास को बनाए रखने में ये जो शहरी प्रशासन है ये मदद करता है, नगद का प्रशासन मदद करता है। अब इसमें कई स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले लेवल पर आ गया जो सबसे बड़ी सिटीज में हो जाती हैं, नगर निगम आ जाता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो जाता है। शहरों की स्थानीय सरकारें होती हैं, इनके इसके जो सदस्य हैं शहर के लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये डिसीजन लेते हैं, ये जो है विकास और सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित निर्णय लेने के लिए भी जाने जाते हैं। फंक्शन क्या है? तो भाई ये सड़कों का निर्माण करेंगे, जैसे गांव में भी हो रहा था, वाटर सप्लाई जैसे गांव में भी हो रही थी, वेस्ट मैनेजमेंट, हाँ गांव में वो कम हो रहा था लेकिन यहां वो ज्यादा है, स्ट्रीट लाइट वाइट पर फोकस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। मेंटेनेंस, जो पब्लिक पार्क होते हैं, गांव में तो आप खेत में ही सब कुछ हो जाता है, लेकिन शहरों में पब्लिक पार्क को भी मेंटेन करना इनका दायित्व रहता है। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज बहुत बड़ा एक सेगमेंट है जिसको यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डील करता है। तो ये कुछ प्रमुख प्रमुख कार्य हैं जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो हैं वो डील करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, रोल्स क्या हैं इनके? तो कई वार्डों में बांटा जाता है शहरों को। ठीक है, वार्ड मेंबर वहां पर रहते हैं, प्रत्येक वार्ड में एक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जिन्हें हम लोग पार्षद भी कह लेंगे या वार्ड सदस्य भी, वार्ड मेंबर भी कह लेंगे। ठीक है, पार्षद अपने क्षेत्र की समस्याओं को नगर निगम की बैठकों में उभारने का काम करते हैं, वहां से उन्हें ग्रांट मिलता है तो वो काम करवाते हैं। वार्ड पार्षद नागरिकों के से संपर्क में रहते हैं, उनकी समस्याओं समाधान के लिए कार्य करते हैं और इसके अलावा वे नागरिकों और नगर प्रशासन के बीच में सेतु का काम करते हैं। नगर का जो प्रशासन है और जो नागरिक हैं उनके बीच में जो वार्ड पार्षद होते हैं वो एक पुल, एक सेतु का काम करते हैं। ठीक है, कहां से पैसा आता है इनके पास? इनके पास में पैसा आता है लोगों से जमा किया गया टैक्स। भाई टैक्स बहुत बड़ा सोर्स होता है, अभी भी है, केंद्र में भी है, लोकल लेवल पर भी है, राज्य में भी है।
सरकारी अनुदान से भी पैसा आता है इनके पास में, और सार्वजनिक जो सेवाएं हैं उनके शुल्क से भी पैसा आता है। और ये ज्यादातर यूज किया किसमें जाता है? सिटी के डेवलपमेंट में यूज किया जाता है। यहाँ पर किसी भी ऐसा नहीं है कि यार ये जो मेयर साहब हैं उनका घर या फिर सारी चीज डेवलप करना। हाँ, रियलिटी कुछ भी हो, लेकिन जो किया जाता है वो क्या किया जाता है उसमें? उसमें शहरों का विकास किया जाता है ना। कभी अमृत योजना चलाई जा रही है, कभी सड़कों को बनाया जा रहा है। सड़क बन गई है, उसके बाद में याद आया कि यार नालियां रह गई हैं, नालियों को बनाने के लिए फिर से सड़कों को खोदा जाएगा। नालियां भी बन गई, सड़क दोबारा से बन गई, उसके बाद याद आया अरे यार गैस की पाइप तो पड़ी ही नहीं है, फिर से एक बार सड़कों को खोद दिया जाएगा, और उसके बाद में गैस की पाइप डाली जाएगी, फिर से सड़क बनेगी। अच्छा, ये साइकिल चलती रहेगी। ये इस वजह से किया जाता है क्योंकि लगातार मेंटेनेंस के नाम पर सरकार से पैसा उठाया जा सकता है, वहां पर कोई प्लानिंग नहीं है ना। गैस पाइप बढ़ गई, उसके बाद में जरूरत आई कि यार वाईफाई कनेक्शन तो है ही नहीं इस एरिया में, फिर से सड़क खोदी दी गई। तो ये प्रोसेस लगातार रिपीटेड तरीके से चला करेगा। कई बार ये कॉन्ट्रैक्टर्स को अरबपति और खरबपति भी बना सकता है ना। ये व्यवस्था चलती है कि मतलब रोड अगर टूटेगी नहीं तो बनेगी कैसे, इसलिए इस तरीके की बनाओ कि जल्दी से टूट जाए, है ना। जल्दी से टूटेगी तो फिर से उसको मेंटेनेंस के लिए पैसा मिलेगा और उसके माध्यम से काम होगा, है ना। तो ये सारे जो कार्य हैं नगर निगम के माध्यम से कराए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, शहरी प्रशासन में नागरिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्हें प्रशासन के साथ सहयोग करना चाहिए, नियमों का पालन भी करना है, और समस्याओं की जानकारी भी इन्हें देनी ही देनी होगी। ये पार्टिसिपेशन है, लोगों यहाँ पर सहभागिता के रूप में, एक पार्टिसिपेशन, एक पार्टनर के रूप में यहाँ पर काम करते हैं। जन भागीदारी से शहर का प्रशासन थोड़ा सा और बेहतर होता जाएगा। और कुल मिलाकर के ये जो हमारा चैप्टर रहता है उसमें अर्बन लेवल पर जो समस्याएं हैं उनका समाधान है, उन पर ये बातें करता है। शहरी प्रशासन नगर निगम और पार्षद जैसी संस्थाओं के माध्यम से शहरों का प्रबंधन करते हैं, और ये संस्थाएं आवश्यक सेवाएं प्रदान करेंगे और शहर के विकास को सुनिश्चित भी करने का काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर देखा लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम करती है, लोकल लेवल पर जो प्रशासन है वो किस तरीके से चलता है, लोकल लेवल पर जो व्यवस्थाएं हैं उनको सृजन कैसे कराया जाता है। दो प्रकार के हम लोगों ने शासन देखे, एक गांव का हमने अपना मासूम सा शासन देखा, और दूसरी तरफ एक डेवलप्ड अर्बन हम लोगों ने गवर्नमेंट का प्रकार भी देखा, वहां पर भी कामों को देखा, वहां पर भी चीजों को देखा ना। तो एक कंपैरिजन आपको क्रिएट करना रहता है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बता देना है कि जो हमारा अनुसूची नंबर 11 और 12 है उसमें कितने कितने विषय हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एक चीज, दूसरी चीज हमने आपसे एक पहले भी पूछ लिया था, 73वां 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 में आया था, है ना। इसमें जो मूल मूल जो विषय हैं इनकी एक समरी अगर आप क्रिएट कर पाए, बहुत बढ़िया सा बना करके कमेंट करिएगा कि 11वीं अनुसूची में ये विषय हैं, 12वीं अनुसूची में जो हमारे विषय हैं वो ऐसे ऐसे विषय हैं, है ना। इनको संवैधानिक दर्जा मिलने की जो शुरुआत है पहली बार इसका रिकमेंडेशन किसके माध्यम से किया गया था वो भी आप बता दीजिएगा, है ना। इसी तरीके के बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है जो कि आपको धीरे धीरे करके बताए जाएंगे, सिखाए जाएंगे, है ना। तो ये आज का हमारा रूपरेखा रही, और अगली जो हमारी लास्ट यूनिट क्लास 6 की बची रहेगी वो कल आपको देखने को मिल जाएगी। लिवलीहुड है ये, है ना। ये हमारा यूनिट नंबर 4 होगा, और इसके माध्यम से पॉलिटी वाला जो पार्ट है क्लास 6 का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। कैसी लगी ये क्लास? आप लोग क्लास की समरी, क्लास के बारे में जो बातें हैं वो भी आप हमारे साथ में दे सकते, शेयर कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार का कोई इशू आता है इन क्लासेस में तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एनसीईआरटी से रिलेटेड जो ये हम लोग समरी क्रिएट कर रहे हैं, जो ये पीडीएफ क्रिएट कर रहे हैं, ये कंप्लीटली आपको 199 रुपए मात्र में डिटेल में एमसीक्यू वीडियो और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ में एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी, पीडीएफ के साथ में भी मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट भी इसमें आपको मिल जाएंगे। सारी चीजें 199 रुपए में एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच सिलेक्शन गाइडेड एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी होगी तो आपके पास मेरा नंबर है ही, स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसके माध्यम से हमारे साथ में कनेक्ट भी कर सकते हैं। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।